So, hey guys, welcome on my YouTube channel, Waves of Homoeopathy. So, as you all know, I'm starting a new thing that is the start your preparation of MD with me. Like you all know कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर BHMS जो कि पूरे साढ़े 5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद अगर आप फर्दर MD करना चाहो तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है AIAPGET। सो AIAPGET में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सो बेसिकली अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको इन चीज़ों के लिए अवेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर MD एग्जाम। सो क्यों ना हम साथ में प्रिपेयर करें और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर साथ में डिस्कस करें। ऑलरेडी आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़, लाइक मैंने बनाया है सर्जरी के लिए वीडियो, सर्जरी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेटेरिया मेडिका में, फिजियोलॉजी में। तो इस तरीके से मैं एक वीक में रोज़ लेक्चर लेके आऊँगी हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग गाइज, मेरे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। सो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सर्जरी, ऑब्स गायनी, पैथोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, अगर बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी एक अलग यूट्यूब चैनल है, यू कैन वॉच। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स टू। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन दिया है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, एक्सपल्शन ऑफ फीटस, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द स्टेजेस ऑफ द लेबर। अगर याद है इट्स गुड, याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन भी दिया हुआ है। पहला है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में अकर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर। सो ये हो सकता है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर। सेकेंड है एक्सपल्शन ऑफ फीटस। सो एक्सपल्शन ऑफ फीटस द सेकेंड स्टेज ऑफ लिवर। I'll always share the live sessions. You can watch so many more videos. आपको मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल पर ही, ठीक है। सो द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। ठीक है, क्या होता है, सर्विक्स डायलेटेट करता है और जब तक फीटस का एक्सपल्शन ना हो जाए वो सेकेंड स्टेज चलती रहती है। इन प्रीमी ग्रेविडा इट लास्ट्स फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे लग जाते हैं प्रीमी ग्रेविडा में। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा। प्रीमी मतलब कि पहली बार, ग्रेविडा मतलब कि प्रेग्नेंट हुई हैं, ठीक है। एंड इन मल्टी ग्रेविडा, लाइक अगर 1-2 बच्चे हो चुके हैं, इट कुड बी 30 मिनट्स टू 1 आवर, तो उनको थोड़ा सा कम टाइम लगता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। सो इट इज द थर्ड स्टेज। जब फीटस का एक्सपल्शन हो गया उसके बाद प्लेसेंटा बाहर निकलेगा, सो उसको हम बोलेंगे एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इट इज फ्रॉम expulsion of fetus to expulsion of placenta and its membrane. It varies from 5 to 15 minutes in duration. तो ये 5 से 15 मिनट लग सकते हैं। And last है full dilatation of cervix. The first stage of labor, the last is from onset of true labor pain to the full dilatation of cervix. ठीक है, क्या होता है, पहले ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाता है वो एक्सटेंड करता है जब तक कि सर्विक्स का अच्छे से फुल डायलेटेशन ना हो जाए। इट लास्टेड फॉर 6 to 18 आवर्स इन द प्रीवी ग्रेविडा एंड 2 to 10 आवर्स इन मल्टीपैरा। जैसे हम सुनते हैं ना कि प्रेगनेंसी का दर्द बढ़ गया है या मतलब ऐसा लग रहा है कि डिलीवरी होने वाली है, सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज। आपको याद रखना है पहली स्टेज जो है वो बहुत लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। सो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अभी आपको पता चला फर्स्ट स्टेज में क्या शुरू होता है, पेन शुरू होता है, और फर्स्ट स्टेज में ट्रू लेबर पेन से बात कहाँ तक जाती है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट इज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स टू द फुल डायलेटेशन, क्योंकि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तो भैया ये लास्ट की बात हो गई। एक्सपल्शन ऑफ फीटस सेकेंड स्टेज, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा थर्ड स्टेज। ठीक है, अगर गाइस आपको पसंद आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो हमें ये समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी विथ severely affected RH immunized fetus may be complicated by। तो किससे कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनास, फीटल हाइड्रॉप्स एंड फीटल कार्डियक फेलियर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेगनेंसी विथ सेवरली अफेक्टेड RH इम्यूनाइज्ड फीटस
किससे कॉम्प्लिकेट हो सकता है? तो इसमें आंसर है ऑल ऑफ द अबव. सो लेट्स डिस्कस. RH disease, also known as a rhesus isoimmunization या RHD disease, rhesus incompatibility, RH incompatibility इसको हम बोलते हैं. आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा. rhesus disease, RHD hemolytic disease of the newborn, rhesus D hemolytic disease of the newborn जिसको हम बोलते हैं RHD या फिर HDN, is one of the cause of the hemolytic disease of the newborn. However, owing to preventive methods developed in the 1970s, RH disease has markedly declined. RH disease can be prevented by administration of anti-D IgG injection to the RHD negative mother ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो गाइज आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में RH इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ते हैं. अगर आपको नहीं पता है सो यू हैव टू फोकस ऑन योर 12th बेसिक्स ऑन ऑल्सो. आपने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, हम RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं. सो क्या होता है कि अगर मदर RH निगेटिव है और जो बेबी जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले से प्रेगनेंसी जब चल रही है और हमें पता चल गया है तो क्या करना है हमें कि पहले ही फीमेल को हमें एंटी डी या IgG का इंजेक्शन दे देना है. ठीक है. और विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी और 17 दिन तक. ठीक है, डिलीवरी के 3 दिन तक हम दे सकते हैं. हाउएवर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स आर स्टिल सस्पेक्टेबल टू RH डिसीज इवन आफ्टर हैविंग बीन एडमिनिस्टर्ड एंटी डी IgG इम्यून. ठीक है. सो होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है RH डिसीज, RH इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली. और ये बात आपको बस मेन याद रखनी है कि जो मदर RH निगेटिव होती हैं और उनका फीटस अगर RH पॉजिटिव है तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. लाइक अगर जब कट करते हैं हम कॉर्ड तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो मिक्स होता है फीटस का और मदर का. तो अगर मदर का ब्लड फीटस में जाएगा तो इट कॉज सम कॉम्प्लिकेशंस. सो यहाँ पर कुछ और जो इन्होंने ऑप्शंस में दिए थे जो वो भी डिस्कस किए हुए हैं. जैसे कि ऑप्शन में इन्होंने बोला था पॉलीहाइड्रोमिनियोस. सो व्हाट इज पॉलीहाइड्रोमिनियोस? बेसिकली इसको हम पॉलीहाइड्रोमियोन भी बोलते हैं, हाइड्रोमिनोस भी बोलते हैं एंड पॉलीहाइड्रोमिनियोस भी बोलते हैं. अभी ये एमिनियो का मतलब क्या है? लाइक एमनियोटिक फ्लूइड. आपने सुना होगा एमनियोटिक फ्लूइड होता है जब वो ज़्यादा हो जाए. पॉली मतलब ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोमिनियोस. बाय एक्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन द एमनियोटिक सैक. जो एमनियोटिक सैक होता है, सैक इज लाइक अ पाउच और अ थैली. एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनियोस. rhesus डिसीज कॉज द मदर्स एंटीबॉडीज टू क्रॉस द प्लेसेंटा ऑफन रिजल्टिंग टू इन फीटल एनीमिया. तो बच्चे में क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनियोस. ठीक है. अभी हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोमिनियोस फीटल hydrops. Fetal hydrops is a condition in which a fetus accumulates fluid, usually stems from the fetal anemia. RH disease is the cause for the immune immediate hydrops fetalis. तो आपने अगर पढ़ा होगा लाइक अगर ऑब्स गाइनी को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली यू नो अबाउट द डिसीजेस. बट गाइज वन थिंग मोर, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ऑब्स गाइनी लेक्चर बाय तरंगिनी गोस्वामी के नाम से, तो आप सर्च कर सकते हो. वहाँ पर मैंने बहुत बेसिक से शुरुआत की है एक एक टॉपिक को पढ़ने की. ठीक है. लाइक अभी मैंने सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट किया है एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग द बेसिक की क्या क्या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में. ठीक है. सो अभी काफ़ी कम वीडियोस हैं बट इफ़ यू सब्सक्राइब तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे सारे वीडियोस का. और डेफिनेटली आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस जितना जल्दी मैं कर सकूँ. ठीक है. सो नेक्स्ट है fetal cardiac failure. Hydrops fetalis usually stems from fetal anemia that the heart needs to pump a much greater volume of a blood to deliver the same amount of oxygen. The increased demand for the cardiac output leads to the heart failure. हम हार्ट को कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा कार्डिक आउटपुट निकालो. कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जितना ज़्यादा ब्लड बाहर निकाल रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट. सो हमें ज़्यादा कार्डिक आउटपुट की ज़रूरत है. तो जब हम ज़्यादा किसी से काम करवाएंगे तो क्या होगा? हार्ट फेलियर हो सकता है, फीटल हार्ट फेलियर एंड करस्पॉन्डिंग इडीमा. और उसके साथ साथ क्या हो सकता है? इडीमा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
Guys, do you interested in this session? Please tell me in the comment section. Next question है, pregnancy can be first diagnosed by ultrasound at. तो पहली बात आएगी, सबसे पहला अल्ट्रासाउंड हमें कब करवाना चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी कैसे हम फर्स्ट डायग्नोज कर सकते हैं, बाय द अल्ट्रासाउंड। लाइक वैसे तो आती हैं किट्स जिसके थ्रू हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, बट अगर अल्ट्रासाउंड के थ्रू करनी हो, क्योंकि कुछ लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पुराने टाइम पे अल्ट्रासाउंड ही होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात करें कि प्रेगनेंसी कैन बी फर्स्ट डायग्नोज बाय दी, सो 5th वीक में। 5th वीक का मतलब क्या हुआ, लाइक 1 मंथ के बाद भी 1 वीक, ठीक है। 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं, सो एक वीक उसमें और ऐड कर लिया, है ना। सो टोटल 5 वीक में। सो लेट्स स्टार्ट। आगे इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। अल्ट्रासोनोग्राफी या इंट्राडेसिडुअल जेस्टेशनल सैक इज आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज 29 to 35 डेज ऑफ जेस्टेशन। सो जब जेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है उसमें 29 से 35 डेज के बीच में हम अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर इट्स प्रेग्नेंट और नॉट। Ultrasound can detect early pregnancy and it depends on the visualization of the gestational sac or the embryo, कि वो जो embryo है वो कितना दिख रहा है हमें पता चल जाएगा। Advanced or past the first 6 to 8 weeks, a pregnancy is easier to visualize, ठीक है। तो बेसिकली 5 वीक के बाद हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं कि जो फीटस है, जो अंदर जेस्टेशन वो चल रहा है, सैक है या फिर जो एम्ब्रियो है, वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें 5th वीक में ज़्यादा बेटर प्रॉपर तरीके से दिखेगा। In general, a pregnancy is detectable 25 days after the ovulation by transvaginal sonography. So, move to the next question. Next question है, all of the following are indications for the termination of pregnancy in APH. What is APH? Basically, APH is the antepartum hemorrhage. So यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, all of the following are the indication for the termination in pregnancy in APH, कि हमें antepartum hemorrhage है, टर्मिनेट कर देना चाहिए प्रेगनेंसी को, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा है जो नहीं है। तो यहाँ पर पहला दिया इंट्रा यूट्राइन डेथ। तो ऑब्वियसली भाई अगर ये इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई है तो हमें वहां पर ऑब्वियस है प्रेगनेंसी को खत्म कर देना चाहिए। उसका क्या मतलब है, जब बच्चा ही मर चुका है, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। सेकंड है 37 वीक्स। सो 37 वीक्स पे हम कर सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि इट्स मोर अबाउट कि 40-41 वीक में हमें हम डिलीवरी करवा सकते हैं, है ना। तो अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक अगर कुछ फीमेल्स का बहुत हाइपरटेंशन होता है, तो अगर ज़्यादा हाइपरटेंशन को बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि हम 37 वीक्स में टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। थर्ड है ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई इज द कॉज, यहाँ पर दिया हुआ है आंसर नो, 7 इज द आंसर एंड डी इज द कंटिन्यूस ब्लीडिंग। सो नॉर्मली बात है, अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, लाइक हैमरेज हो गया है, तो डेफिनेटली वी हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। तो नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉल, सो अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। एंटीपार्टम हेमरेज और APH इज अ ग्रेव ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी एंड इज लीडिंग कॉज ऑफ अ मैटरनल एंड perinatal mortality and morbidity. APH is defined as hemorrhage from the genital tract after 20 weeks of gestation. जेस्टेशन के 20 हफ्ते बाद, देखो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहला जैसे चैप्टर एक आता है इंपॉर्टेंट है टॉक्सीमी ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सीमी ऑफ प्रेगनेंसी में हम पढ़ते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में। सो उसमें भी हम एक मेन क्राइटेरिया रखते हैं कि जब 20 वीक के बाद अगर कुछ हो रहा है तो बेसिकली उसको हम जेस्टेशनल कहेंगे, ठीक है। सो यहीं पे वहाँ पे वही बात आती है कि APH is defined as the hemorrhage from the genital tract, genital tract से hemorrhage होना after 20 weeks, 20 हफ्तों के बाद, but before the delivery of baby, but डिलीवरी से पहले, क्योंकि अगर बाद में हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्ट मतलब कि बाद में, एंटी मतलब कि पहले। सो APH is defined as the hemorrhage from the genital tract after 20 weeks of the gestation, but before the delivery of the baby. It complicates about 2 to 5% of the all the pregnancy. तो जितनी भी प्रेगनेंसी है, मान लो अगर 100 प्रेगनेंसी है तो उनमें से 2 से 5 लोगों में ये एंटीपार्टम हेमरेज की परेशानी आती है,
ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम इंट्रा यूट्राइन डेथ। तो या फीटल डेथ इन यूट्रो इज अ इंडिकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि यार अगर बच्चा मर गया तो हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके क्या करना है। अगर हमने टर्मिनेशन तब नहीं किया तो बॉडी में सेप्टिसीमिया हो सकता है, सो नहीं, उस टाइम पर टर्मिनेट कर देना है। सेकेंड था 37 वीक, तो इसमें है इंडिकेशन ऑफ डेफिनेट मैनेजमेंट डिलीवरी इज ब्लीडिंग अकर्स एट और आफ्टर 37 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। थर्ड है ट्रांसवर्स लाई। सो ट्रांसवर्स लाई इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ट्रांसवर्स है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेगनेंसी को वहीं पे खत्म कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना, उसका सी सेक्शन कर सकते हैं। जरूरी क्या है कि हम उसका टर्मिनेट कर दे प्रेगनेंसी को वहीं पर। नेक्स्ट है कंटिन्यूस ब्लीडिंग। कंटिन्यू ब्लीडिंग इज एन इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, हम ये लास्ट 5th क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर दैट हम कल के सेशंस में करेंगे। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको मेरे ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ आई वांट योर सपोर्ट, क्योंकि यार आप लोग नहीं बताओगे तो क्या फ़ायदा फिर। सो अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट बताते हो कि अच्छा लग रहा है, ऐसे कंटिन्यू करो, तो आई लाइक इट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। डीएनए एनालिसिस ऑफ द कोरियोनिक विलस या जिसको कहते हैं अमीनो सिंथेसिस इज नॉट लाइकली टू डिटेक्ट। हाय आदि वर्मा। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी अलग है, मतलब मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन एंड द आंसर, सो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको। यहाँ पर लिखा है डीएनए एनालिसिस ऑफ कोरियोनिक विलस, या हम जो अमीनो सिंथेसिस करते हैं, मतलब अमीनोटिक फ्लूइड जो होता है, हम उसको जब निकाल के फिर हम जब उसका टेस्ट करते हैं, सो इट इज़ नॉट लाइकली टू डिटेक्ट। मतलब कि अगर हम जो क्रोनियोलिक विलाय हैं, थैंक यू आदि, हाँ, जो क्रोनियोलिक विलाय हैं या फिर जो अमीनो सिंथेसिस का हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें हम क्या चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो पहला ऑप्शन दिया है टाई-सेच डिसीज, सेकंड है हीमोफीलिया ए, थर्ड है सिकल सेल डिसीज एंड डी है डोइकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो आंसर इन्होंने दिया है डी। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो हम अभी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहले पढ़ते हैं कि ये टाई-सेच डिसीज क्या है। It is a rare autosomal recessive genetic disorder. It causes a progressive deterioration of the nerve cell and of a mental and a physical abilities that begins around 6 months of age and usually result in death by the age of 4. ठीक है, ओके। तो बेसिकली यार ये तो क्या हो रही है, ये प्रेगनेंसी की मतलब डिलीवरी होने के बाद है। इसमें लिखा है इट बिगिंस, ये शुरू होती है 6 मंथ ऑफ एज, जब बच्चा 6 महीने का हो तब से ये 4 साल के बीच तक में उसकी डेथ हो सकती है। तो ये अमीनो सिंथेसिस तो पता चलेगा नहीं, इट इज़ अ टाई-सेच डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोफीलिया ए। Hemophilia A is a genetic deficiency in clotting factor which cause increased bleeding and usually affects males. About 70% of the time is inherited as an X-linked recessive trait, but around 30% of cases arise from the spontaneous mutations. ठीक है, हीमोफीलिया ए के बारे में तो नॉर्मली पता था। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। So sickle cell disease या sickle cell anemia is a hereditary blood disorder characterized by an abnormality in the oxygen carrying hemoglobin molecule in the red blood cells. तो जो RBC होती हैं वो हीमोग्लोबिन को अपने अंदर कैरी करके रखती हैं। अगर उस मॉलिक्यूल में कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, सिकल सेल डिसीज। द RBC assume an abnormal, तो RBC कैसे दिखेंगी, एबनॉर्मल दिखेंगी, सिकल शेप की दिखती हैं। ठीक है, आप बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपने 12th में पढ़ा होगा सिकल सेल के बारे में और फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। सो द एंड ऑल्सो इन पैथोलॉजी इन सेकेंड ईयर। सो द RBC assume an abnormal rigid sickle cell shape under certain circumstances. Sickle cell disease is associated with a number of acute and chronic health problems such as a severe infection and attacks of severe pain and stroke. And last जो था आंसर, दैट इज दी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दैट इज नोन एज अ DMD, इज अ रेसेसिव X-linked form of a muscular dystrophy affecting around 1 in 3600 बॉयज, मतलब लड़कों में होती है ये बेसिकली। सो 3600 लड़कों में से सिर्फ एक में होगी, विच रिजल्ट इन अ मस्कुलर डिजनरेशन एंड इवेंचुअल डेथ।
तो इसमें क्या होगा कि ये एक ऐसी डिसीज है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, नाम में ही दिया हुआ है कि मसल में कुछ डिजनरेशन हुआ है, ठीक है। और इसका पेरीनेटल डायग्नोसिस अवेलेबल है, बट करेंटली देयर आर लिमिटेशन टू द डायग्नोसिस। सो गाइस, अभी नेक्स्ट हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई थिंक आपको ऐसे एमडी के क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ कहीं कोई नहीं मिल रहा होगा। एंड जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग आएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।